Once again, welcome to all my students of the class 11th. बच्चों, हम जैसा कि चैप्टर नंबर 5 अभी पढ़ रहे हैं. ओके, चैप्टर 5, that is the states of matter of the chemistry subject. ओके बच्चों, इस क्लास में आज हम गेल-यूजेक्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे. लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसे हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ऊपर डिस्कशन किया था कि इनके लॉज क्या हैं और इनके कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था. आज हम गेल-यूजेक्स लॉ को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द गेल-यूजेक्स ओके लॉ. बच्चों, गेल-यूजेक्स लॉ बेसिकली इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम को जहां पर कि कांस्टेंट रखा गया और इनके बीच में रिलेशन देखा गया प्रेशर और टेम्परेचर का, कि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ में अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है तो फिर गैस के कंटेनर के ऊपर गैस का जो सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है, उस गैसियस सिस्टम के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन आता है. सो दैट मीन्स दिस गेल-यूजेक्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो वी कैन राइट ओवर हियर एज दैट प्रेशर टेम्परेचर ओके प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. ठीक है बच्चों, सो गेल-यूजेक्स लॉ दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप लॉ. बच्चों, इसका एक जरा मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं. इस डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. Suppose for example this is a container and this container is converted into a type of the piston. ठीक है, यहाँ पर ये एक पिस्टन लगा हुआ है. इस कंटेनर में यहाँ पर सपोज गैस भरी हुई है. ठीक है, कोई भी गैस यहाँ पर भर दी गई. अब इस गैस का इतनी जगह पर सपोज कि इसका वॉल्यूम V है और इस वॉल्यूम को हमें कांस्टेंट रखना है. ठीक है, कांस्टेंट रखना है. कांस्टेंट मीन टू से इसका वॉल्यूम कुछ भी बढ़ना घटना नहीं चाहिए. जितना भी इसका वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम इतना ही रहना चाहिए. बिकॉज द गेल-यूजेक्स लॉ दिस इज द लॉ ऑन द बेसिस ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम. सो कांस्टेंट हमें ये देखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कांस्टेंट वॉल्यूम में बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप आता है. तो इसके लिए सपोज यहां पर कुछ भी प्रेशर रखा गया. ओके, सपोज इसका कुछ ना कुछ प्रेशर मेंटेन किया गया. फॉर एग्जांपल P1 प्रेशर रखा गया. ठीक है, इसको हमने सपोज P1 से इंडिकेट किया. इस टाइम पर इसका जो प्रेशर है वो सपोज हमने P से इंडिकेट किया. ठीक है, अभी फिलहाल P1 नहीं रखते हैं, अभी हम इसे P ही मान लेते हैं कि इसका जो कुछ भी प्रेशर है वो P है. और इस कंटेनर का टेम्परेचर वो सपोज कैपिटल T है, तो यहां का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा. अब इस टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा अगर यहां का वॉल्यूम कांस्टेंट हो. बच्चों, आप ये देखिए कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, तो आप ये जानते हो कि टेम्परेचर को, गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये ऊपर खिसकने की कोशिश करेगी और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, जैसा कि हमने चार्ल्स लॉ में देखा. राइट, बट हमें क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है
और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए एग्जैक्टली हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रह पाएगा। इस कंडीशन पे हम अगर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखें तो थ्योरेटिकल पोर्शन गेल-यूजेक्स लॉ के लिए टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमें एक ये रिलेशन देगा दैट द P मीन टू से प्रेशर ऑफ द गैस it will be directly proportional to the temperature से, right? And this is the law of Gay-Lussac. That Gay-Lussac states that in his law that at constant volume the pressure of the gas is directly proportional to the temperature के। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो प्रेशर भी गैस का कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। अब सपोज किसी भी टेम्परेचर T1 पर, जबकि टेम्परेचर T1 है, तो इस गैस का यहां पर जो प्रेशर होगा वो सपोज P1 होगा, बट अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, इसका टेम्परेचर कम या ज्यादा कर दें, तो एग्जैक्टली यहां पर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक गैस के लिए अलग टेम्परेचर करने पर इसका प्रेशर भी अलग हो जाता है। तो यहां पर अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें तो इस रिलेशनशिप में हमें ये मिलेगा दैट द P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, और अगर हम एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म रखना पड़ता है which we can indicate as the K into T। इसके लिए अगर हम यहाँ पर एक इक्वेशन लें कि सपोज किसी गैस का प्रेशर एक टाइम पर P1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है, तो टेम्परेचर इसके और इसके कांस्टेंट को अगर हम डिनोट करें सो P1 अपॉन T1 इट विल बी इक्वल टू द K के लिए, यानी कि कांस्टेंट के लिए। सिमिलरली अगर इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, और उस कंडीशन में P2 अपॉन T2 इट विल बी इक्वल टू द K के। सो ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, तो दोनों के बीच में हम रिलेशन ये रख सकते हैं दैट P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। अब हमें यहाँ पर ये एक रिलेशन मिल गया रिलेटेड टू द चार्ल्स लॉ। ओके, अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 क्वांटिटीज हमें देखने को मिल रही हैं। कोई भी 3 क्वांटिटीज अगर आपके न्यूमेरिकल में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देन यू कैन फाइंड आउट द फोर्थ वन। तो चारों में से अगर कोई भी हमें 3 पता है, एनी 3, अगर आपके न्यूमेरिकल में कोई भी 3 क्वांटिटीज दी है, हम चौथे को, फोर्थ वन को आपस में कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल यहां पर मैं आपको कराता हूं, ठीक है। जैसे एक न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जांपल अ चैम्बर ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करिएगा। अ चैम्बर ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेन्स हाइड्रोजन गैस व्हेन द चैम्बर इज इमर्स्ड इन बाथ ऑफ मेल्टिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। The pressure of the gas is 107 Kelvin kilopascal, sorry 107 kilopascal लिखा हुआ है। ओके, what pressure will be indicated when the chamber is brought to the 100 degree Celsius। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम अलग अलग इसके प्रेशर, इसके टेम्परेचर के कांस्टेंट मिले, जबकि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट कह रहा है, तो उस कंडीशन पर जो भी चीजें आती हैं P1 P2 T1 T2 के अकॉर्डिंग, तो हम यहां पर इसे लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। नाउ सी, लुक, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P1 की जो वैल्यू है
ओके, P1 इज इक्वल्स टू 107 किलो पास्कल। T1 की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर T1 है, हमें इसे किस में करना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन में कैलकुलेट करना है। सो दैट इज व्हाई इन द डिग्री सेल्सियस वी विल ऐड 273 केल्विन। ठीक है, तो टोटल इसलिए आ जाएगा 273 केल्विन के। ठीक है, इसमें 273 हम ऐड करेंगे। नाउ देन आफ्टर T2 की वैल्यू, इट इज द 100 डिग्री सेल्सियस गिवन एंड we will calculate it in the form of the T. So T2, capital T2, it will be this, it will be the capital T1, okay, and it will be the capital T2. So it will be 100 plus 273. Now it will be equal to 373 kelvins. ठीक है, P2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर P2 क्या होगा यही हमें निकालना है। इसके लिए सबकी वैल्यू हम यहां पर रख देंगे और सबकी वैल्यू रखने के बाद फिर हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। नाउ लुक, सी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। सो P2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, this will be equal to the P2, it will be equal to the P1 T2, okay, P1 T2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से P1 T2 अपॉन T1, ठीक है, अपॉन T1। वैल्यू रख देंगे इन सारी वैल्यूज को। अगर वैल्यूज को मैं पुट करूं तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 107, ओके, इनटू P1 की वैल्यू 107, देन P2 की वैल्यू 373 अपॉन T1 की वैल्यू 273। तो ये हो जाएगी 273, ओके। इसे अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है बच्चों, ये हमारा केल्विन में, ये केल्विन में, ये हमारा किलो पास्कल में, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किलो पास्कल में है क्योंकि प्रेशर है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इट विल कम 146.2 किलो पास्कल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, इट विल कम 146.2 किलो पास्कल। सो इस तरह से हम चार्ल्स लॉ के बेसिस पर न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अवोगाद्रो लॉ की तरफ कि अवोगाद्रो लॉ क्या होता है। बच्चों, Avogadro law, basically this law will give us the information about the volume and the number of the moles of the gas। ठीक है, जबकि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। प्रेशर और टेम्परेचर के कांस्टेंट रखने पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस के बीच में क्या रिलेशन आता है, अवोगाद्रो ने हमें ये बताया। एंड दिस लॉ इज नोन एज द अवोगाद्रो लॉ। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, which we can say that the volume amount relationship, number of moles, जैसा मैंने कहा कि volume and the number of moles of the gas mean to say amount of the gas, so volume amount relationship
हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब अवोगाड्रो ने हमें यह बताया कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर P, the volume of the gas is directly proportional to the number of moles के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस के। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स गैस के किसी भी गैस को बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट, वेयर दिस n is equals to number of moles of the gas। ठीक है, एक मोल का किसी भी गैस के, एक मोल का कोई भी गैस हो, वो एक मोल जितना अमाउंट है उसका अमाउंट उस गैस का एक निश्चित रेशियो में, यानी कि 22.7 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ये भी इन्होंने ही इनका एक रिलेशनशिप हमारे सामने आता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल्स का, वो अपना एक फिक्स है। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ अवोगाड्रो, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। आगे हम बढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। ठीक है बच्चों, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट इज आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों, आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जो कि डिफरेंट लॉज को फुलफिल करती है। ओके, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ। जो गैस इन तीनों लॉज को फुलफिल करती है, दैट टाइप ऑफ द गैस इज नोन एज द आइडियल गैस। इवन इस तरह की गैस का जो कंजप्शन है, इनका जो हमारी इसको जो हम मानते हैं इस तरह की गैस को, आइडियल गैस को, ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट एक तरह से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो कि इन तीनों लॉज को, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और अवोगाड्रो लॉ को पूरी तरह से फुलफिल करती हो। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रियल गैसेस इन लॉज का पूरी तरीके से जो है वो आप कह सकते हो कि इनका पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, सो आइडियल गैस के लिए हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि आइडियल गैस का एक इक्वेशन क्या आना चाहिए। सो आइडियल गैस के लिए, जैसा ये मैंने कहा कि ये ऐसी गैस होती हैं जो तीनों लॉज को फॉलो करती हैं। तो ये तीन लॉज कौन कौन से हैं, ये जरा हम देखते हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में हमने ये देखा कि दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर के। ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन देखा गया कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था और प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आता है। मीन टू से V will be directly proportional to the T। सिमिलरली अगर हम अवोगाड्रो लॉ की बात करें, सो अवोगाड्रो लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशनशिप देखा गया, जिसमें कि V it was directly proportional to the number of मोल्स के N के।
ठीक है, ये तीनों, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये अवोगाद्रो लॉ, वॉल्यूम के बराबर ही ये वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल्स में ये तीनों चीजें हैं। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट V it will be proportional to the T, ओके, या हम इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं NT अपॉन P। यस और नो? यस। हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके कुछ इस तरह से रख सकते हैं, और अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहां पर हमें मिलता है V it will be equal to the R N T अपॉन P, या हम इसे आगे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से nRT V is equals to nRT अपॉन P। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे इधर उधर करते हैं जिससे हमें कि ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, VT ओके इज इक्वल्स टू nRT। नाउ बच्चों दिस इज द, या VP को कहीं कहीं आपको PV भी लिखा मिल सकता है, हम PV भी लिख सकते हैं दैट PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट। Now this equation is known as the ideal gas equation, जिसमें कि R क्या है? R is the gas constant। ठीक है, इक्वल टू दिस इक्वल टू का साइन हमने लगाया क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन हटाया, प्रोपोर्शनल के साइन हटाने पर हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट की वैल्यू रखी, राइट। इस तरह से ये इक्वेशन जो हमें मिलता है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम वेरी कर सकते हैं। इसके साथ में यहां पर नंबर ऑफ मोल्स और आर, ये एक तरह के कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि किसी भी गैस का जितना भी किसी भी सिस्टम में हम नंबर रखेंगे, मोल रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, वो कांस्टेंट है, और हम प्रेशर या वॉल्यूम के बीच में आपस में कुछ न कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। इस बेसिस पर इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, दैट PV अपॉन T इज इक्वल्स टू nR, यानी कि कांस्टेंट हो गया। अब अगर किसी भी गैस का एक टाइम पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो वो इसके बराबर आएगी, यानी कि nR के बराबर आएगी, कांस्टेंट के बराबर आएगी। अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक को चेंज करते हैं तो दूसरा चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन पर इसकी वैल्यू, यहां पर हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा P2 V2 अपॉन T2, इट विल बी nR। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हैं, सो इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइंड करके एक साथ लिख सकते हैं, और एक साथ लिखने पर हमें ये जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन ऐसा मिलेगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। Now over here this is the again one equation which we obtained from the ideal gas equation। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 क्वांटिटीज हैं। इन 6 क्वांटिटीज में से कोई भी 5 की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम 6th वन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों इसके बेसिस पर भी आपको न्यूमेरिकल्स करने को आते हैं एग्जाम में, इसके सॉल्यूशन आपको निकालने होते हैं इन न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी पहले करके बताया, सिमिलरली सबकी वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे और वैल्यूज को रख करके फिर हम कैलकुलेट कर देंगे। तो जो भी अननोन क्वांटिटी हमें पता करनी है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से बच्चों आज हमने गेल-यूजेक्स लॉ पढ़ा, अवोगाद्रो लॉ पढ़ा और आइडियल गैस के बारे में जाना, और आइडियल गैस का इक्वेशन हमने डिराइव किया। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर के लिए